हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल एक्सेलरेट विद फिजिक्स में। आज हम लोग फिर से मिल रहे हैं हमारी न्यू क्लास में, जो कि होने वाली है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में। ओके, रिफ्रैक्शन जो है दैट टॉपिक इज इम्पॉर्टेंट फॉर क्लास 10 एज वेल एज द क्लास 12 स्टूडेंट्स, जो कि साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट्स हैं। ओके, सो आज हम पढ़ते हैं लाइट के दूसरे फिनोमिना विच इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। वन फिनोमिना वी हैव कंप्लीटेड विच वाज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जिसने वो नहीं देखा है वो प्रीवियस वीडियोस पार्ट 1, 2 एंड 3 के देख सकते हैं फॉर रिफ्लेक्शन। एंड नाउ वी आर स्टार्टिंग विद रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ऑलराइट, सो व्हाट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट? दिस इज अनदर फिनोमिना ऑफ लाइट विच इज शोन बाय द रे नेचर ऑफ लाइट। हमने दो नेचर पढ़े थे, वन वॉज रे एंड द अदर वॉज वेव। So ray nature of light shows two phenomena. One is reflection, which we have done, and another one is refraction. So firstly, what is refraction? Refraction is the bending of light when light travels from one medium to another. Bending of light when light travels from one medium to another. Now the question is, what is a medium? Medium is the surrounding. Medium is the surrounding. जिसमें भी लाइट ट्रैवल कर रही है वो लाइट का क्या है? मीडियम है। लाइट ट्रैवल कर सकती है ग्लास में, लाइट ट्रैवल कर सकती है वाटर में, और लाइट ट्रैवल करती है एयर ऑल्सो। अदर मीडियम्स आर ऑल्सो देयर, बट हेयर वी आर टेकिंग द थ्री मीडियम: एयर एज द गैस, वाटर एज द लिक्विड एंड द ग्लास एज द सॉलिड। इन ऑल द थ्री मीडियम्स द लाइट कैन ट्रैवल वेरी इजली। नाउ दीज आर द मीडियम्स, द सराउंडिंग ऑफ लाइट, जिसमें लाइट ट्रैवल कर रही है। नाउ हाउ द लाइट बेंड्स, हाउ द लाइट चेंजेस इट्स पाथ when light changes its medium, because we are saying from one medium to another, from one medium to another. So what are the mediums? See, here we are showing the bending of light. This is the separating surface, this is the separating surface. It is separating two medium. Here is medium 1, here is medium 2. Let it is air and the light is coming into water. Light is coming into water. Light is incident at this surface, separating surface. This is the point of incidence, and now it will not reflect back. It will not go back into the same medium. It will enter into another medium, but now it will follow a different path. बट नाउ इट विल फॉलो अ डिफरेंट पाथ। आप देख रहे हैं कि लाइट को ऐसे स्ट्रेट आना चाहिए था, बट नो, लाइट इज नॉट कमिंग स्ट्रेट, इट इज बेंडिंग फ्रॉम इट्स पाथ. सो द बेंडिंग ऑफ लाइट, द चेंज इन द पाथ ऑफ लाइट whenever it changes its medium is called refraction of light. I think this point is clear to you. Now the question is how the light bends and why the light bends. ठीक है, अब इसको देखते हैं हम. सो हमने मीडियम की बात की थी. टू टाइप्स ऑफ मीडियम वी हैव, रेयर एंड डेंसर. मीडियम्स आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स. वन इज रेयर, अनदर वन इज डेंसर. डेंसर एज द नेम सजेस्ट, जिसकी डेंसिटी ज़्यादा है. अब आप बात करेंगे डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम. मीन्स जो भी सब्सटेंस जितना हैवी है, पर यूनिट वॉल्यूम हम कंसिडर करते हैं, जो सब्सटेंस जितना हैवी है वो उतना ही डेंसर है, क्योंकि उसकी डेंसिटी उतनी ही ज़्यादा है. और रेयर में क्या होगा? जिसकी डेंसिटी मिनिमम होगी, जिसकी डेंसिटी मिनिमम बहुत ही लो होगी. ठीक है, वो मीडियम क्या होगा? रेयर. तो अगर हम ग्लास, वाटर और एयर की बात करें, ग्लास सबसे ज़्यादा डेंसर है. ग्लास सबसे ज़्यादा डेंसर है, उसके बाद वाटर एंड उसके बाद एयर. क्योंकि अगर हम डेंसिटी की बात करें, अगर हम पार्टिकल्स की बात करें, तो ग्लास में पार्टिकल्स बहुत क्लोज हैं, ग्लास की डेंसिटी बहुत ज़्यादा है.
और अगर हम ग्लास और वाटर को कंपेयर करते हैं, द पार्टिकल्स इन वाटर आर समवट फार अपार्ट, कुछ दूर हैं वो ग्लास के कंपैरिजन में, क्योंकि वो लिक्विड फॉर्म है। आप अपनी छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि सॉलिड्स में पार्टिकल्स बहुत टाइटली पैक्ड होते हैं, लिक्विड में थोड़े से दूर हो जाते हैं और एयर में बहुत दूर हो जाते हैं। तो एयर को यहाँ पर कौन सा मीडियम कहा गया है? रेयरेस्ट मीडियम। एयर कौन सा मीडियम है? रेयरेस्ट मीडियम। तो कोई भी आप पेयर बना सकते हैं। लाइट इज गोइंग फ्रॉम एयर टू वाटर, लाइट इज गोइंग फ्रॉम एयर टू ग्लास, ग्लास टू वाटर, ग्लास टू एयर, वाटर टू एयर, एनी पेयर इट कैन बी देयर। ठीक है, तो अब हमने पढ़ा एयर टू वाटर। एयर क्या है? एक रेयर मीडियम है। एयर क्या है? रेयर मीडियम है। हम इसको थोड़ा साफ साफ ड्रॉ करते हैं अलग से। अब हमें पता चल गया है कि सबसे ज़्यादा डेंसर जो है वो क्या है? ग्लास है, उसके बाद वाटर है और उसके बाद जो एयर है वो सबसे रेयरेस्ट मीडियम है। तो 2 केसेस हम कंसिडर कर लेते हैं। 1, द लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर, and another, the light is traveling from denser to rare. ठीक है, in both the situation we'll study. Now one is rare to denser. देखिए rare क्या है? air, तो air to water that will be rare to denser, air to glass that will be rare to denser, and water to glass that also will be rare to denser, because when you will compare this water and glass, glass is the denser and water is the rare. So what can be the example? Air to water light travel कर रही है, या फिर हम बोल सकते हैं water to glass travel कर रही है, या फिर हम इसको कह सकते हैं कि air to, so any pair can be there. Now make the diagram. This is the separating surface. Normal, एक रे इंसिडेंट हुई, हम कोई भी पेयर ले लेते हैं। मैंने ले लिया वाटर टू ग्लास, आप इनमें से कोई भी ले सकते हैं। दिस इज द नॉर्मल, इंसिडेंट रे, एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो हम इसमें देखेंगे लाइट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल के पास हो गई। ये स्ट्रेट ऐसे जानी चाहिए थी, बट वो ओरिजिनल पाथ पे ना जाकर कहाँ आ रही है? नॉर्मल के पास, टुवर्ड्स द नॉर्मल। सो दिस इज योर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये हमारा क्या है? जैसे कि हमने रिफ्लेक्शन में पढ़ा है, नॉर्मल, ये कौन सी रे हुई? इंसिडेंट रे, क्योंकि ये रे आ रही है, इंसिडेंट हो रही है, एंड दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्टेड, नॉट रिफ्लेक्टेड, रिफ्रैक्टेड। ठीक है, एंगल आई इज इंसिडेंस, एंगल आर इज रिफ्रैक्शन, एंड हेयर आई इज ग्रेटर देन एंगल आर। ये आपको याद रखना है, क्योंकि लाइट रे इज बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल, सो मेकिंग दिस एंगल स्मॉलर देन एंगल आई। सो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम? इट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। जब भी लाइट ट्रैवल करती है रेयर टू डेंसर, इट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, मेकिंग द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन स्मॉलर देन एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, नाउ दिस इज अगेन separating medium and the normal. Now the pair is denser to rare. It can be glass to water, it can be water to air, or it can be glass to air. ठीक है, तो अब हमारी लाइट इंसिडेंट हो रही है, अगेन मेकिंग एन एंगल आई. Now it is bending away. It is bending away from the normal, making an angle R diffraction which is greater than angle I. तो आप देख रहे हो रिफ्रैक्शन में एंगल I is not equal to एंगल R, जो कि रिफ्लेक्शन का एक लॉ था. ठीक है, बट यहाँ ऐसा नहीं है. Angle I is not equal to angle R. If the light is going from rare to denser, angle R will be smaller than I, and if the light is going from denser to rare, angle R will be more than I, because the ray bands, you will write away from the normal. The ray bands away from the normal. Now why the light bends? क्यों हो रहा है रिफ्रैक्शन? बिकॉज हमने पढ़ा था एयर में लाइट की स्पीड सबसे ज़्यादा है, ये हमने फर्स्ट क्लास में पढ़ा था.
एयर में जो लाइट है वो मैक्सिमम स्पीड से ट्रैवल करती है विच इज़ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो इसके अलावा लाइट जब किसी भी मीडियम में ट्रैवल करेगी, चाहे वो वाटर है, ग्लास है, एनी अदर मीडियम अपार्ट फ्रॉम एयर, तो लाइट की स्पीड डेफिनेटली क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। बिकॉज द मैक्सिमम स्पीड ऑफ लाइट, क्या लिखा था हमने उसको, c, you can go through the earlier videos for this. Maximum speed of light is c, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। किसी भी अनदर मीडियम में जो लाइट की स्पीड है, इन मीडियम लाइट की स्पीड है वो क्या होने वाली है, लेस देन c। सो लाइट की स्पीड डिक्रीज हो जाती है। अब वो कितनी डिक्रीज हुई है, इट डिपेंड्स कि मीडियम का नेचर कैसा है। वो जितना डेंसर होगा उतना ही स्पीड को कम करेगा। क्यों? क्योंकि लाइट का नेचर है कि लाइट स्कैटर होती है। लाइट के रास्ते में, लाइट के पाथ में जितने भी पार्टिकल्स आते हैं, लाइट उन सब से टकराती हुई चलती है। तो डेंसर मतलब पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा हैं, टाइटली पैक्ड हैं। सॉलिड की हम बात करें लाइक ग्लास, तो उसमें लाइट की स्पीड बहुत कम हो जाएगी एज़ कम्पेयर टू वाटर, ठीक है। तो जितनी डेंसिटी बढ़ती जाएगी, मीडियम डेंसर होता जाएगा, लाइट की स्पीड उतनी ही कम होती जाएगी और लाइट अपने पाथ से डेविएट होती रहेगी, ठीक है। सो दिस इज़ द कॉज ऑफ बेंडिंग, change in the speed of light. Now what are the laws of refraction? जैसे हमने रिफ्रैक्शन के लॉ पढ़े हैं, इसी तरीके से हमारे पास रिफ्रैक्शन के भी दो लॉ हैं। फर्स्ट लॉ दोनों में कॉमन है, इंसिडेंट रे, बस यहाँ पर हम रिफ्लेक्टेड की जगह वी विल राइट रिफ्रैक्टेड रे, एंड नॉर्मल ऑल लाई इन सेम प्लेन। जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, प्लेन का मतलब होता है सरफेस, कि सभी 2 डायमेंशनल सरफेस में है, कोई भी रे 3 डायमेंशनली नहीं है, एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं। सेकेंड लॉ हियर इज क्वाइट डिफरेंट विच इज कॉल्ड स्नेल्स लॉ। द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब ये कौन सा साइन है, ये SIGN वाला साइन नहीं है, ये है SINE। अगर आप अपने मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ चुके हो, सो दिस इज योर, लाइक यू हैव स्टडीड साइन थीटा कोस थीटा, दैट साइन इज देयर। द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट। वो रेशो हमेशा क्या रहेगा, एक पर्टिकुलर सेपरेटिंग मीडिया के लिए कांस्टेंट। वी विल राइट इन मैथमेटिकल फॉर्म, sin I over sin R will always going to be a constant, and this constant is nothing but called refractive index. Another topic is introduced, refractive इंडेक्स, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को n से भी हम लिख सकते हैं, या कहीं कहीं आपके बुक्स में म्यू से भी लिखा होगा, कुछ भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इट डजेंट मैटर। साइन I over sin R is a constant and that constant is called refractive index. किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका होता है, मीडियम का, जिस मीडियम में लाइट ट्रैवल कर रही है। और ये लॉ किसने दिया था, स्नेल ने, तो इसीलिए उनके नाम पर ही इसका नाम पड़ा स्नेल्स लॉ। क्या नाम पड़ा इसका, स्नेल्स लॉ। तो आपके ये 1 मार्क में क्वेश्चन पूछा जाता है, डिफाइन स्नेल्स लॉ, ठीक है। तो आपको ये सेकंड जो रूल है रिफ्रैक्शन का, ये आपको डिफाइन करना है। एंड द मैथमेटिकल फॉर्म इज sin I over sin R is constant and this constant is also equal to रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। दिस वॉज द स्नेल्स लॉ। यहाँ से एक नई टर्म इंट्रोड्यूस हो गई है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब हम इसके बारे में बात करेंगे कि ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या चीज़ है, ठीक है। यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं लॉज को। Now we'll talk about refractive index, which is going to be a very good topic of refraction. Refractive index.
थोड़ा सा इसे समझना बच्चों को मुश्किल लगता है, स्पेशली फॉर अगर मैं 10th क्लास की बात करूँ तो। बाकी ऐसा कुछ है नहीं टॉपिक में, अगर आप थोड़ा सा कंसंट्रेशन से समझेंगे तो दैट इज़ वेरी इजी। आई एम रिप्रेजेंटिंग इट बाय एन, आपकी मर्जी है, आप एन या म्यू कुछ भी लिख सकते हैं, कोई गलत नहीं है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने इंट्रोड्यूस तो कराया कि दैट इज गिवन बाय साइन आई अपॉन साइन आर। एक्चुअली व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स is equal to the c upon v. Now what is c? C is the maximum speed of light, which is 3 into 10 to the power 8 meter per second, and v is the speed of light in any medium. देखो अभी हमने ना बात की थी रिफ्रैक्शन में कि लाइट जब भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है, ये अपनी स्पीड को चेंज करती है, और ना चेंज ही नहीं करती, अगर वो एयर से ट्रैवल करती है तो वो अपनी स्पीड को कम करती है, क्योंकि एयर में मैक्सिमम है। बट ज़रूरी नहीं है वो हमेशा एयर से ट्रैवल करेगी, ठीक है, वो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी हम एयर से कंपेयर कर रहे हैं, क्योंकि हमने यहाँ लिखी है मैक्सिमम स्पीड ऑफ लाइट विच इज़ 3 into 10 to the power 8। अब किसी दूसरे मीडियम में इसकी स्पीड हमें पता है, सो वी कैन फाइंड दैट रेशो। तो वो किसका रेशो होगा? उस मीडियम का। तो किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है? उस मीडियम का। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं आपको बताऊं, लाइट ट्रेवल्स इन ग्लास विथ अ स्पीड ऑफ 2 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो मैं यहाँ से बहुत आसानी से ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकती हूँ, विच इज सी अपॉन वी जी। किसकी स्पीड होगी? ग्लास की। सी आपको नॉन फैक्टर है, ये आपको क्वेश्चन में नहीं भी गिवन होगा तो आपको ये वैल्यू पुट कर देनी है, आपको पहले से ही पता है। स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास आपको गिवन है 2 into 10 to the power 8, दिस फैक्टर विल बी कैंसल आउट एंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विल बी 1.5। देखो अब आपके पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या आ गया? 1.5। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फिजिकली मीनिंग क्या है, क्या बता रहा है हमें ये फिजिकली? अगर मैं इस v को ऐसे लिख दूं c अपॉन एन, सिर्फ मैंने इस रिलेशन को रीराइट किया है, v को हम उधर ले गए, n को हम इधर ले आए। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, क्या कुछ चेंज हुआ है? कुछ नहीं चेंज हुआ। जो वैल्यू मैंने 1.5 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की निकाली थी वो मैंने यहाँ सब्स्टिट्यूट की है। तो यहाँ से अगर मुझे 1.5 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है तो बहुत इजीली मैं स्पीड भी निकाल सकती हूँ। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें क्या बता रहा है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक ऐसा नंबर है जो हमें बताता है कि लाइट की स्पीड कितने टाइम्स रिड्यूस हुई है व्हेन इट इज़ ट्रैवलिंग इन एनी अनदर मीडियम। अगर ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है, किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है, तो ये क्या बता रहा है कि उस मीडियम में जाने के बाद जो लाइट की स्पीड है वो एग्जैक्टली क्या हो गई है? हाफ हो गई है, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज जस्ट अ नंबर। फर्स्ट ऑफ ऑल इट हैज़ नो यूनिट्स, ये कांस्टेंट है, इसकी कोई यूनिट्स नहीं है, क्योंकि आप देख रहे हो स्पीड अपॉन स्पीड कोई यूनिट नहीं है, ये सिर्फ नंबर है, और यह हमें बता रहा है कि स्पीड जो है कितने टाइम्स कम हुई है, ठीक है। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी भी मीडियम का, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम कैन नेवर बी लेस देन 1। लेस देन 1 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? जिसको पता है कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए जल्दी से, क्यों नहीं हो सकता लेस देन 1? देखिए अभी हमने बात की थी c/v, और c मैक्सिमम है, c मैक्सिमम है, तो v हमेशा c से छोटा होने वाला है, और डिनोमिनेटर जब स्मॉल हो आप डिवाइड करोगे तो नंबर क्या आएगा? हमेशा मोर देन 1। लेस देन 1 होने के लिए इसको क्या होना पड़ेगा? क्या होना पड़ेगा लेस देन 1 होने के लिए? v शुड बी ग्रेटर देन c, जो कि पॉसिबल नहीं है, बिकॉज लाइट के मैक्सिमम स्पीड c है, ठीक है। तो वो पॉसिबिलिटी नहीं है, इसलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैन नेवर बी लेस देन 1। ये क्वेश्चन भी कई बार कॉन्सेप्चुअल में पूछा जाता है एग्जाम्स में कि वाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम कैन नेवर बी लेस देन 1, बिकॉज स्पीड ऑफ लाइट कैन नेवर बी ग्रेटर देन c, ठीक है। सो व्हाट विल बी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर? कुछ बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, अरे एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे निकालें? बहुत इजी है। अब आप सोचते हो कि c/v है यहाँ पर, बट v तो हमें पता ही नहीं है, तो एयर में तो c होता है ना, सो जस्ट पुट इट c एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर एयर विल बी 1।
तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में हमने कुछ चीज़ें पढ़ी। क्या पढ़ी, अगर आपको नोट डाउन करना है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और हमने क्या पढ़ा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक कांस्टेंट है, उसकी कोई यूनिट नहीं है। n क्या है, एक कांस्टेंट है, इट हैज नो यूनिट्स। और हमने क्या पढ़ा, इट कैन नेवर बी लेस देन 1। किसके लिए, फॉर एनी मीडियम, फॉर एनी मीडियम। ठीक है, और एक रिलेशन हमने पढ़ लिया n इक्वल टू सी बाई बी। तो यहाँ से आप, अगर आपको v गिवन है, c आपको अपने आप से यूज़ करना है, जो कि क्या होता है 3 इंटू 10⁸ अगर आपको v गिवन है तो n आप फाइंड करेंगे, n पर क्वेश्चन मार्क है। और अगर आपको उस मीडियम का n गिवन है तो v पर क्वेश्चन मार्क है, आप उस मीडियम में लाइट की स्पीड निकाल सकते हैं। ठीक है, ये हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में पढ़ा है। अब एक हम थोड़ी सी नई टर्म पढ़ते हैं, थोड़ा सा चेंज करते हैं टर्म को, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को आई एम राइटिंग एज RI। ठीक है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। नाउ व्हाट इज द टर्म रिलेटिव, पहले हम इसको समझते हैं। सपोज कोई पर्सन A ट्रैवल कर रहा है 10 मीटर पर सेकेंड पर। हम स्पीड को ले रहे हैं क्योंकि आप ये चीज़ें ऑब्जर्व करते हो तो थोड़ा इजी हो जाएगा समझना। कोई पर्सन B ट्रैवल कर रहा है 15 मीटर पर सेकेंड पर। ठीक है, अगर मैं बात करूँ A की, अब मेरी जो नॉन टू में पर्सन है वो A है। ठीक है, तो हम A की बात करेंगे, उसको B से कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, वी आर कंपेयरिंग A विद B। ठीक है, सो व्हाट आई विल से, A इज स्लोअर देन B। भाई A B से स्लोअर है कितना, 5 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि मुझे A नॉन टू पर्सन है तो मैंने उसकी बात की। बट अगर मैं B को जानती हूँ, इफ आई एम कंपेयरिंग B विद A, तो हम क्या कहेंगे, B इज मूविंग फास्टर देन A। कितना, वो भी 5 मीटर पर सेकेंड। क्या दोनों बातों में कुछ डिफरेंस है, कुछ डिफरेंस नहीं है। ए हमें बता रहा है, फर्स्ट स्टेटमेंट हमें बता रही है ए स्लो है बी से 5 मीटर पर सेकेंड, तो सेकेंड हमें बता रही है बी फास्ट है। ए स्लो होने का मतलब भी तो वही हुआ ना कि बी फास्ट है कि नहीं। तो दोनों बातों का मतलब सेम है, बट डिफरेंस क्या है, यहाँ हम ए की बात कर रहे थे और यहाँ हम बी की बात कर रहे हैं। ओनली दिस इज द डिफरेंस, बट रिजल्ट वही आया है सामने कि 5 मीटर पर सेकेंड से वो स्लो है और वो फास्ट है। अल्टीमेटली एक स्लो है तो दूसरा फास्ट है। Alright, so this is the relative, when you relate one term with respect to another. तो similarly in case of refractive index, जब हम एक मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को दूसरे मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कंपेयर करेंगे, so that will be relative refractive index। तो हम क्या लिखेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 with respect to, WRT is for with respect to medium 2 is called relative refractive index। अब बात करते हैं कि हम बात 1 की कर रहे हैं 2 की। अगर हम लिखते हैं N12, बहुत से बच्चों को ये क्लियर नहीं होता कि 1 2 कब लिखते हैं, 2 1 कब लिखते हैं। तो N12 जब हम लिख रहे हैं, इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1। जैसे हमने पर्सन ए की बात की थी बी के कंपैरिजन में, इसी तरीके से हम मीडियम 1 की बात कर रहे हैं और उसको कंपेयर कर रहे हैं 2 से। ठीक है, बट अगर आप यहाँ 2 1 लिखते हो, भाई जिसकी बात की जाएगी वो पहले आएगा। ठीक है, तो उसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम कर रहे हैं किसका, 2 का विद रिस्पेक्ट टू 1, बात एक ही है। एंड N12 इज गिवन बाय N1 ओवर N2 एंड N21 इज गिवन बाय N2 ओवर N1। तो रेशो निकाल देते हैं, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं N12 इज N1 बाय N2 और N21 इज N2 बाय N1।
अगर हम बात कर रहे हैं 1 की तो 1 को ऊपर लिखेंगे और यहाँ पहले लिखेंगे। अगर हम बात कर रहे हैं 2 की तो यहाँ 2 पहले है तो 2 ऊपर जाएगा। अगर आप दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई कर दो क्या आएगा, जल्दी से सॉल्व करो। सॉल्व करने का कुछ है ही नहीं, क्या सॉल्व करोगे। n1 को लिखा n1/n2, n21 को लिखा n2/n1, कैंसल्ड आउट एंड यू विल गेट 1। तो ये भी आपसे MCQ में कई बार पूछा जाता है कि प्रोडक्ट ऑफ दिस टू इज ऑलवेज, ठीक है, ऑप्शंस विल बी देयर, सो दिस इज 1। हाउ, n1/2 is 1/2, 2/1 is 2/1 and you can cancel out, okay, so this will be 1 always। तो इस पर बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस फॉर्मूलाज पे मिलते हैं। कैसे कि आपको एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है सपोज 1.33 और दूसरे का गिवन है 1.5। तो अगर आपको निकालना है 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, दिस विल बी n1/n2, तो 1.33/1.5। लेकिन अगर आपको निकालना है n21 तो आप 2 वाले का पहले लिखेंगे और 1 वाले का बाद में, ठीक है। इस तरीके से आप रिलेटिव निकाल सकते हो। बस ध्यान इतना रखना है कि जिसका हम निकाल रहे हैं वो ऊपर आएगा, ठीक है। अच्छा, एक बात हम यहाँ पर क्या नोटिस कर रहे हो, क्या नोटिस कर रहे हो, अब 1.33 को 1.5 से डिवाइड करेंगे इट विल कम लेस देन 1, बट 1.5 को 1.33 से करेंगे तो इट विल बी ग्रेटर देन 1। तो जो ये स्टेटमेंट हमने लिखा है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैन नेवर बी लेस देन 1, this is for any particular medium, it is not for relative refractive index। relative refractive index can be greater or smaller than 1, क्योंकि अब कंपैरिजन एयर से नहीं है, अब एक मीडियम का दूसरे मीडियम से है। उसमें एक मीडियम वाटर तो दूसरा डायमंड भी हो सकता है, एक मीडियम एल्कोहल तो दूसरा वाटर भी हो सकता है, ठीक है, कोई भी मीडियम हो सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर कोई कंडीशन एप्लीकेबल नहीं है कि वो स्मॉल होगा या वो हमेशा बिग होगा, ठीक है। ये हमने बात की थी पर्टिकुलर मीडियम की। आप कभी भी देखना, लाइक डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.42 है, ग्लास का 1.5 है, वाटर 1.33 है, तो क्या है वहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सभी के ग्रेटर देन 1 है, बट रिलेटिव की जब आप बात करोगे तो कैन बी लेस देन 1 ऑल्सो, ठीक है। एक क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है, इस पर 2 टाइप्स के हम कर चुके हैं, n = c/v और रिलेटिव, ये हमने पढ़ा है। अच्छा, इस रिलेशन से हमें क्या देखने को मिल रहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और स्पीड दोनों का इनवर्स रिलेशन है। जैसे जैसे आपकी स्पीड बढ़ेगी मीडियम में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, या हम उल्टा भी बोल सकते हैं इसको कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर ज़्यादा है तो स्पीड कम होगी। एक क्वेश्चन यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए, यू हैव 4 मीडियम A, B, C and D having refractive index 1.21, 1.5, another is 2.42 और 1.31 रिस्पेक्टिवली। 4 मीडियम है, आपको चारों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है। एक ए का 1.21 है, रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है कॉरस्पॉन्डिंगली, लाइक ए का 1.21 है, बी का 1.5 है, देन सी 2.42 एंड डी इज 1.31। तो आपसे क्या पूछा गया है, इन विच मीडियम, इनमें से कौन से मीडियम में लाइट विल ट्रेवल स्लोएस्ट, सबसे धीरे ट्रैवल करेगी। सेकेंड पूछा है, इन विच मीडियम लाइट विल ट्रैवल फास्टेस्ट। और थर्ड उसने कहा है कि अरेंज करो मीडियम्स को, अरेंज देम इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्पीड, तो बताइए, सोचिए कि लाइट स्लोएस्ट मतलब लाइट की स्पीड कम होनी चाहिए। अच्छा, हमने रिलेशन पढ़ा ऊपर n = c/v। जल्दी से आंसर इसका कमेंट सेक्शन में मेंशन करो जिसको आता है। अगर लाइट की स्पीड कम होनी चाहिए तो डेफिनेटली n को क्या होना पड़ेगा, यस यू आर राइट, n को
ज़्यादा होना पड़ेगा। n अगर ज़्यादा होगा इट मीन स्पीड क्या होगी, कम होगी। ठीक है, तो हम देख लेते हैं किसका n ज़्यादा है। मुझे लग रहा है सी का n सबसे ज़्यादा है विच इज़ 2.42। तो इस मीडियम में लाइट सबसे स्लो रहने वाली है। सो आंसर इज मीडियम सी। द सेकेंड क्वेश्चन इज इन विच मीडियम लाइट विल ट्रेवल फास्टेस्ट। सबसे फास्ट किस में ट्रैवल करेगी लाइट, फास्ट किस में करेगी, मतलब ये मैक्सिमम होगा, ये मैक्सिमम होगा, रेसिप्रोकल है मतलब n स्मॉल होगा, और n स्मॉल मुझे नजर आ रहा है 1.21। सो लाइट इज गोइंग वेरी फास्टेस्ट इन मीडियम ए। नाउ इसका आंसर आप बताएंगे मुझे कि इनको अरेंज करना है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्पीड। अब हमने देख लिया है सबसे फास्ट किसमें है, ए में, जिसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम है। तो धीरे धीरे अरेंज कर दीजिए, डिक्रीजिंग ऑर्डर लगाना है। ए में सबसे ज़्यादा स्पीड है 1.21, उसके बाद किस में होगी, डी में, कि जैसे जैसे क्या होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका इंक्रीज हो रहा है, स्पीड धीरे धीरे कम हो रही है, फिर और इंक्रीज हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो स्पीड और कम हो गई, और जब 2.42 हो गया तो वो बिल्कुल मिनिमम हो गया। सो दिस विल बी द ऑर्डर। इनका ध्यान रखना है, कुछ बच्चे ये साइन लगाने में भी गड़बड़ करते हैं। डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब है कि सबसे पहले आप सबसे फास्टेस्ट, फिर स्लोअर, उससे स्लोअर, देन स्लोएस्ट। ठीक है, तो सबसे फास्टेस्ट कौन सा है हमने सेकंड पार्ट में डिस्कस किया है, ए, क्योंकि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम था। तो धीरे धीरे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को बढ़ाइए, स्पीड धीरे धीरे कम हो जाएगी। ठीक है, सो दिस विल बी द आंसर। अच्छा, एक चीज़ और पूछी जा सकती है यहाँ से, इसे में 4 में ऐड कर लेते हैं। Which medium is rarest? हमने दो तरीके के मीडियम पढ़े हैं, रेयर, डेंसर। तो इन सब में रेयर कौन सा है, सबसे ज़्यादा रेयरेस्ट कौन सा मीडियम है। अच्छा, आप बताओ कि स्पीड किस में कम होती है, डेंसर में, क्योंकि पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा हैं। तो डेंसर में स्पीड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो जिसमें स्पीड सबसे कम है वो सबसे ज़्यादा डेंसर है, और जिसमें स्पीड सबसे ज़्यादा है वो रेयर है। और स्पीड सबसे ज़्यादा किसमें है, ए में। तो मीडियम ए जो है वो हमारा रेयरेस्ट है। ठीक है, रेयरेस्ट में स्पीड ज़्यादा होगी, स्पीड ज़्यादा होगी मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम, तो सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला मीडियम क्या होगा, रेयरेस्ट होगा। इसको समझने के लिए ये भी देख सकते हैं, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है और एयर में मैक्सिमम स्पीड है, उसके बाद किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.3, 1.5, 1.42, ठीक है, मीन्स ग्रेटर देन 1 है। इसका मतलब मीडियम डेंसर होते जा रहे हैं। ठीक है, तो जिसका सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो सबसे रेयरेस्ट है। और अगर हम डेंसेस्ट की बात करें, सबसे ज़्यादा मोस्ट डेंसर कौन है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा है, विच इज़ सी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको कोई भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन मिल सकता है। तो आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना है, n=c/v, एक छोटा सा रिलेशन है, किसी कोई इधर उधर घुमा फिरा के बस क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, तो इसलिए आप क्वेश्चंस कर पाओगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब हम बात करते हैं स्नेल्स लॉ की। फिर से हम एक बार स्नेल्स लॉ पर आएंगे कि आप कहोगे कि मैम ने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में साइन आई साइन आर कुछ ऐसा डिस्कस तो किया था, बट वो अभी तक आया नहीं है। कैसे नहीं आया है, हमने एक फॉर्मूला लिखा था साइन आई ओवर साइन आर एंड दिस वाज स्नेल्स लॉ। अब इसका यूज़ करेंगे, अब इस पर क्वेश्चन देखेंगे कैसे आते हैं। इसके लिए एक तो आपको ना ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू याद करनी है। साइन 0 0, साइन 30 डिग्री इज़ हाफ, ये आपका मैथ्स में आता है। अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो आप पढ़ लोगे, और अगर पढ़ लिया तो बहुत अच्छी बात है। साइन 60 डिग्री इज़ √3/2 एंड साइन 90 इज़ 1। कोस में ये सारी वैल्यूज़ रिवर्ट हो जाती हैं। कैसे, नीचे से शुरू करो, cos 0 1, cos 30 डिग्री वो होगा जो cos साइन 60 है, तो 45 पर दोनों की वैल्यू सेम आ जाएगी, 1/√2। 60 की वैल्यू वो होगी जो साइन 30 की है, और 90 की वैल्यू वो होगी जो, देखो मैंने लिख के साइन दिया, साइन 0 की है, विच इज़ 0। ठीक है, इन वैल्यूज़ को आपको याद करना है, आपके मैथ्स में भी काम आएंगी। नाउ सी, इसके न्यूमेरिकल देखते हैं कैसे आते हैं।
एक रे इंसिडेंट हुई है 45 डिग्री पर और वो रिफ्रैक्ट हो गई है 30 डिग्री पर। ये मीडियम 1 है, ये 2 है। अच्छा, आपको पता चल ही रहा होगा मीडियम 1 कौन सा है, रेयर है। क्यों? लाइट कहाँ जा रही है? टूवर्ड्स द नॉर्मल। तो कंफ्यूज नहीं होना इन चीज़ों में, तो आपको देखते ही समझ आना चाहिए। रेयर टू डेंसर है, टूवर्ड्स द नॉर्मल गई है, आर आई से छोटा बना है। तो यहाँ पर मुझे पता चल गया है एंगल आई जो है मेरा 45 है और एंगल आर जो है वो कितना है, 30 डिग्री है। क्वेश्चन इज, स्टेटमेंट बन गया है, अ लाइट इज इंसिडेंट एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, इट रिफ्लेक्ट बैक entering into the second medium at an angle of 30 degree, but you have to find the relative, कौन सा? relative refractive index of medium। दोनों लिख लेते हैं। फर्स्ट केस हम लिख लेते हैं 2 with respect to 1, सेकेंड हम लिख लेते हैं 1 with respect to 2। दोनों को ही समझ लेते हैं ना, बात खत्म हो जाएगी। 2 with respect to 1, 1 with respect to 2। अब बात ये है कि जो स्नेल्स लॉ है वो साइन आई अपॉन साइन आर तो है, कोई डाउट ही नहीं है भाई। आई साइन 45 वैल्यू पता है, साइन 30 वैल्यू पता है, ठीक है, ये तो बहुत ईजी है। बट ये निकला किसका है? ये 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 कैलकुलेट हुआ है या 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 कैलकुलेट हुआ है? अब मुझे तो दोनों फाइंड करने हैं। तो स्नेल्स लॉ जो था उसमें क्या होता है, जिसमें लाइट एंटर करती है, किस में एंटर कर रही है लाइट? 2 में। लाइट किस में एंटर कर रही है? 2 में। डिफ्रैक्शन किसकी वजह से हुआ है? 2 की वजह से हुआ है ना। अगर मीडियम सेम होता, 1 ही होता, तो लाइट तो सीधे निकल जाती, वो बेंड होती ही नहीं। सो डिफ्रैक्शन का कारण क्या है? मीडियम 2 है। तो इसने जो है रिफ्रैक्शन किया है, तो स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकलेगा इस फॉर्मूले से जिसमें लाइट एंटर करती है या जिस मीडियम की वजह से रिफ्रैक्शन हुआ है, ठीक है। तो साइन आई ओवर साइन आर से इस डायग्राम के अकॉर्डिंग हम देखें तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट हुआ है 2 का, ठीक है, 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। तो ये मेरा कौन सा आंसर निकल गया? 1, 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। तो बहुत सिंपल है, साइन 45 साइन 30, 45 की वैल्यू 1/√2, 30 की वैल्यू हाफ, सॉल्व करोगे 2 ऊपर चला जाएगा, आंसर इज √2। और आपको वैल्यू पता है तो 414 डाल सकते हो। √2 भी छोड़ दोगे तो गलत नहीं होगा, मार्क्स भी डिडक्ट नहीं होंगे, डोंट वरी। अब बात आती है N1 2 सेकेंड पार्ट, 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 मेथड है करने की। या तो आप क्या करो, डायरेक्ट रेसिप्रोकल कर दो, क्योंकि अभी हमने पीछे पढ़ा था इनका दोनों का प्रोडक्ट 1 होता है, तो इसका मतलब 1 2 इज रेसिप्रोकल ऑफ 2 1। तो बहुत ही ईजिली आपका आंसर आ गया 1/√2। बट अगर पहला ही केस ये पूछा होता 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, आपसे एक ही केस पूछा हुआ है 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, तो उस केस में आप क्या करोगे, 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 है तो मतलब मीडियम जहाँ से लाइट आ रही है उसका निकालना है, तो उस केस में आप इसको रिवर्ट कर दोगे, आंसर वही आ जाएगा आपका, साइन 30 हो जाएगा और साइन 45 यू विल सॉल्व एंड योर आंसर विल बी 1/√2। तो यहाँ 1 2 मैंने दिया है, यहाँ आपको कुछ और भी दे सकते हैं, वाटर दे दिया, डेंसर मीडियम आपको दे दिया, सपोज ग्लास है, तो यहाँ आपसे पूछा है ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर निकालो या वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास निकालो। ग्लास में एंटर कर रही है तो आई ओवर आर होगा, बट वाटर से आ रही है तो आर ओवर आई होगा। इतने सी बात आपको ध्यान रखनी है बस कि लाइट जिसमें एंटर करेगी उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्नेल्स लॉ से निकलेगा आई ओवर आर से। तो इसमें क्वेश्चन किस तरीके के होंगे, कंसेप्चुअल क्वेश्चन होंगे स्पीड के ऊपर और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर, जैसे अभी हमने क्वेश्चन किया था जिसके 5 पार्ट्स हमने किए थे, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन इसमें हो सकता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, आपको ग्लास दिया है, डायमंड दिया है, तो ग्लास विद रिस्पेक्ट टू डायमंड, डायमंड विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, सिंपली डिवाइड करना है, दोनों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है। या फिर क्वेश्चन हो सकता है स्नेल्स लॉ पे, ठीक है, दिस वन। सो दिस इज ऑल अबाउट योर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल स्टडी अबाउट लेंस कि रिफ्रैक्शन किस में होता है,
लेंसेज में होता है, कॉन्टैक्ट लेंसेज, कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव, 2 टाइप ऑफ लेंसेज भी है। जैसे हमने मिरर्स में किया है, सेम उसी तरीके से इमेज फॉर्मेशन, लेंस फॉर्मूला, न्यूमेरिकल्स एंड ऑल विल स्टडी। ओके, पढ़ाई करते रहिए, न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस कीजिए। कोई डाउट आए कमेंट सेक्शन में मेंशन करो, और अगर आप चाहते हैं कि कोई पर्टिकुलर टॉपिक मुझसे कि मैं पहले वो कराऊँ आपको, उसमें आपको ज़्यादा डाउट्स हैं, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ताकि आपके फ्रेंड्स कोई भी जो प्रॉब्लम्स है टॉपिक से रिलेटेड वो सॉल्व हो सके। तब तक के लिए बाय बाय।